नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 10 बजने जा रहे हैं और अब वक्त हो गया है दमदार 10 का। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, सज्जन कुमार जी हैं। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2014 के बाद जब अध्यक्ष बने थे अमित शाह, उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था बीजेपी के अंदर, और एक बार फिर से 12 साल बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने जैसे कमान संभाली है, तो वैसा ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस टीम में युवा होंगे, महिलाओं को ज्यादा जगह मिलेगी। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। एक एक नाम चौंकाने वाले भी होंगे। एक एक नाम का पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया है, एक एक डिग्री देखी गई है, पूरी फाइल खंगाली गई है। नई टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत करेगी। बड़ी खबर यह है कि आज किसी भी वक्त नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जो पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया था उसी के तहत। यानी नई टीम में 33% महिला पदाधिकारी होंगी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 38 में से 13 महिलाएं इसमें होंगी पदाधिकारी। हाल के जेनजी आंदोलन को देखते हुए बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से ही रणनीति बनाई जा सके। नितिन नवीन खुद भी युवा है, और नितिन नवीन के खुद युवा होने की वजह से यह पूरी टीम भी एक युवा टीम होगी। और पहला चैलेंज होगा 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, साथ ही पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा चैलेंज इस वक्त इस नई टीम के ऊपर आने जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए नितिन नवीन की टीम में फेरबदल को बहुत अहम माना भी जा रहा है, क्योंकि यही जो टीम होगी वो आने वाले 2029 के चुनाव को लड़ेगी, जमीन तक लेकर जाएगी। अजीत जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि खुद एक युवा अध्यक्ष हैं, अब उनकी टीम में युवाओं को रखा जाएगा। ये आप कह सकते हैं एक दशक के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आप किस तरह से देख रहे हैं कि किन किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, एक तो जेनरेशनल शिफ्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष पर। जब राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी और अमित शाह लगातार एक के बाद जेपी नड्डा, जब ये लोग अध्यक्ष बने तो इन सब की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक या राजनीतिक अनुभव में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक समान उसमें देख रहे थे हम लोग। राजनाथ सिंह जी थोड़े सीनियर थे, बाकी सब लोग एक समान तरह से अनुभव वाले थे, समान उम्र के थे। अचानक जो शिफ्ट हुआ है ये कि एकदम से 50 साल के नीचे के 45-46 साल के एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो एक तो पहला चेंज इसी से होगा कि कोई भी पदाधिकारी नितिन नवीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनुभव या बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं होगा। उम्र की जो जो ब्रैकेट होगा वो इसी के आसपास होगा। 35 से लेकर 35-40 से लेकर 55 तक की उम्र के बीच के सारे लोगों को उनकी टीम में रखा जाएगा, ताकि उनके साथ वो कंफर्टेबल हो सकें, नितिन नवीन काम करने में कंफर्टेबल हो सकें, कमांड देने में कंफर्टेबल हो सकें। एक तो ये एक कारण है। दो चीज़ें और आप देखिए, एक तो जो दोनों चीज़ें आपने बताया कि एक युवाओं छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, तो जेन जी की भावना का ध्यान रखना है, जो उनकी भाषा में उनकी समझ के साथ बात कर सके, तो वैसे लोगों को भी इसमें तरजीह मिलेगी। इस टीम में हो सकता है कि महासचिव और उपाध्यक्ष नहीं बनाए जाएं, क्योंकि जो 1 दर्जन के करीब उपाध्यक्ष होंगे और 8 या 9 महासचिव बनाए जाएंगे, 9 महामंत्री हमको जहाँ तक लग रहा है, और 12 या 13 उपाध्यक्ष, उनमें पुराने लोग होंगे। लेकिन जो सचिवों की सूची देखेंगे आप, जो आपने कहा 38 सचिवों की जो सूची होगी या प्रवक्ताओं की सूची पता नहीं आ जाती है या नहीं, उसमें नए चेहरों को रखा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही लाल किले के प्राचीर से, कि मैं यहाँ लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे खड़े होकर के कह रहा हूँ कि ये महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने अपोजिशन की पार्टी से की अपील करते हुए ये बात कही। तो महिलाओं को उसमें महत्व देना है। 33% आरक्षण की तरह कर दे, अगर 33% महिलाएं आ जाए तब भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो सिद्धांत के रूप में कहें तो ये 3 बातें हमको कहनी है कि एज का ब्रैकेट होगा, यूथ होंगे, मतलब जो नितिन नवीन से ज्यादा उम्र के बहुत ज्यादा अंतर वाले लोग नहीं होंगे, ज्यादा अनुभव वाले लोग नहीं होंगे। दूसरा, जन जी की सोच को ध्यान में रखने वाले होंगे, और तीसरा, महिलाओं को रखने वाले हैं। महिलाएं होंगी, 33% महिलाएं हो सकती हैं। महिलाओं पर जो क्राइटेरिया हमको लग रहा है जिसको होगा, तो महिला एक बहुत अहम फोकस होगा। नितिन नवीन की नई टीम में वुमेन पावर पर खास फोकस है, उसमें भी युवा
महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। नई टीम में कौन कौन महिला चेहरा हो सकते हैं, उसमें भी 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। आपके सामने है नवनीत राणा, पूर्व सांसद है अमरावती से, बहुत ही मुखर हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। स्मृति ईरानी है, पूर्व सांसद, साथ ही केंद्रीय मंत्री है, और अमेठी में राहुल गांधी को जिन्होंने मात दी थी, वो तो कहते हैं जायंट किलर तब माना जाता था उनको। और कंगना रनावत सांसद है, मंडी से, युवा है। अब ये जो 3 चेहरे, इन पर इस वक्त बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सज्जन जी, जो 3 हम अभी महिला चेहरों के नाम बता रहे हैं, इसके साथ ही क्योंकि 33% जब लागू होने जा रहा है, तो एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो पदाधिकारी होंगे 38, उसमें से 13 महिलाएं होंगी। अब जैसे कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, 15 मंत्रियों की नियुक्ति होगी, 1 महामंत्री संगठन होंगे, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी होंगे। तो ये एक बड़ा खाका रहेगा। इसमें आप जो महिलाओं की भागीदारी है, किनको देख रहे हैं, और 3 चेहरों को देख रहे हैं, तो और कौन से चेहरे आपके दिमाग में हैं इस वक्त? देखिए, इसमें जैसे कुछ एक आध रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं को आपको महासचिव और उपाध्यक्ष के पद पे भी देना होगा। कारण होगा कि अगर आप उनको बस एक खामे में देखेंगे तो स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है। अब ये सब कयास है, उनका नाम चल रहा है कि सीनियर हैं, स्मृति ईरानी संगठन में आ सकती है। उसी तरीके से आपने कहा नवनीत राणा जो अमरावती से हैं, जो हिंदुत्व के प्लैंक पे, दलित मुद्दे के प्लैंक पे, दोनों पे वो जुड़ी हुई हैं, वो आ सकती हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे वैसे भी, कंगना रनौत अभी चूंकि कंट्रोवर्सी में भी रही हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी पार्टी सावधानी से विचार करेगी कि उनको लाया जाए न लाया जाए। हालांकि पहले नाम चल रहा था कि जब तक ये नहीं हुआ था। उसके अलावा हमें लगता है कि बहुत सारे प्रदेश से भी चेहरों को लाया जा सकता है। प्रदेश से बोल रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से। एक तो चुनाव को निश्चित तौर पे आप ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा और तो इसमें विधायक भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें दे सकते हैं दायित्व, तो आप कभी भी दे सकते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय महासचिव थे पार्टी के, बड़े बड़े भूमिका में रहे, लेकिन वो इंदौर से विधायक थे। तो इस तरह में कोई बाधा नहीं है, कहीं से विधायक हो सकते हैं, वो सांसद हो सकते हैं, या नहीं भी हो तब भी उन्हें दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या है, जो महिला सांसद रही हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़, सरगुजा से रहती हैं, सरोज पांडे वगैरह, हाँ, महासचिव रही हैं। वैसे भी लोग हैं जो नहीं है, इन सब पे विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी जो प्रधानमंत्री का भाषण देखिए, तो एक प्लान यह है कि 2029 में बीजेपी जब जाना चाह रही है, वो महिलाओं को मेन एंकर के रूप में दिखा के जाना चाह रही है। उसके लिए वो एक तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की 1/3 उनको प्रतिनिधित्व मिले सीटों में, उसकी वाहवाही, और दूसरा कि उसके साथ बहुत सारी लाभकारी योजनाएं जो उनके लिए बने। और उस प्रयास में आप देखें तो बीजेपी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रदेश का चुनाव तो होगा, लेकिन 29 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्लैंक पे बीजेपी मोरली हाई ग्राउंड पे रहे, नैतिक तौर पे, तो हमें लगता है कि उसको 29 को ध्यान पे रखते हुए अलग अलग समाज से, अलग अलग तबकों से, देश के अलग अलग भागों से महिलाओं को निश्चित तौर पे इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। नितिन नवीन की टीम में उनका युवा होना इसलिए भी मायने रखेगा कि अभी महिलाओं के साथ जो जेंजी वाली बात चल रही है, तो आप महिला भी हों और उसके साथ रिलेटेबल भी हों, ये चीजें ध्यान में आएगी। तो नए चेहरे हों, अलग अलग भूभाग से हों। महिलाओं का प्लैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रदेश चुनावों को होते हुए 2029 के संसदीय चुनाव में बीजेपी की तैयारी ऐसी लग रही है, और प्रधानमंत्री ने इंडिकेट भी किया है कि वो 2029 में अगर किसी एक तबके को पायलट सीट पे बिठाएंगे तो वो महिलाओं को शगुन परिहार का नाम मुझे याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जब वो जीती थी, बहुत उनका नाम चला था। तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ युवा चेहरों को लाया जाए। है जैसे दिल्ली से ही अब बांसुरी स्वराज हैं, आप उनको दे सकते हैं, मेहनत कर सकती हैं, यंग हैं, और एक लेगेसी भी है उनकी। कमलजीत शेरावत हैं, कमलजीत शेरावत एमपी हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें मंत्री में प्रधानमंत्री भी इसके बाद अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। हाँ। उसके साथ एक बैलेंस बनाते हुए आपको क्षेत्रीय बैलेंस बनाना है, रीजनल कास्ट का बैलेंस बनाना है, एज का बैलेंस बनाना है, और सरकार संगठन का बैलेंस। सर, मैं आगे खबर को लेकर जाऊंगा क्योंकि आंदोलन जो चल रहा है झारखंड, उस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा मैं जवाब चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों कई लोगों से मुलाकात हुई थी, कई एमपीज की मुलाकात हुई थी, जिसमें 1-2 नाम भी है। अभय सिंह अयोध्या से हैं, प्रताप सिंह से भी मुलाकात हुई थी कई लोगों से। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, क्या इसकी वजह इस संगठन में रखने के लिए उनका जो एक वेटिंग होती है ना, कि आप वेट कर रहे हैं उनको, कैसे उनकी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें पार्टी के पास पहले होती हैं। बातचीत करके आप समझते हैं संगठन में उन लोगों को रखा जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर सकें। मंत्रिमंडल में आपको रखा जा सकता है बाकी आप उस एक सर्टेन टाइम में काम करें। संगठन में वो लोग रहेंगे जो कोप कर सकें बड़े नेताओं के साथ। बिल्कुल, और साथ ही साथ
जब अध्यक्ष ही इतने युवा हैं, 40s में अपने हैं, तो इसी वजह से उनको एक और राय दी गई है कि जो भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, उसकी भी जो उम्र रखी जाए बीजेपी में, उसकी उम्र भी 35 साल से कम होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है बीजेपी संगठन के अंदर। अब बात करते हैं रांची में, जहां छात्रों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र पिछले 24 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। इस बीच आज एक बार फिर से सरकार और छात्रों के बीच वार्ता होगी। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। यह वार्ता रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की ओर से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बातचीत से पहले छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों पर अभी भी कायम है। इसके साथ ही छात्रों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी दोनों डिमांड पूरी नहीं की तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और 10 अगस्त से भी बड़ा यह प्रोटेस्ट होगा। इस बीच छात्रों की मांगों को लेकर 16 दिन से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने उम्मीद जताई है कि आज की जो वार्ता है उससे कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। कि हमारी सारी मांगे पूरी हो, और अगर नहीं पूरी होती है तो हमारी जो आंदोलन है और भी तेज होगा। 20 अगस्त का जो है सो हमारे लोग का सीएम आवास घेरावा है, उसमें लाखों की जनसंख्या में छात्र आएंगे। 18 तारीख तक अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा, आंदोलन को समाप्त करेंगे। अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और इस आंदोलन को और भी धार देंगे। से छात्र को संतुष्ट करे, और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने, क्योंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है। इसमें बहुत ज़्यादा छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। रांची में छात्र राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के पुतले फूंक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी झारखंड में छात्रों का साथ देने की बजाय अभी भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल रहे 5 युवाओं से संवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर में शामिल लड़कियां विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस की कार्रवाई की आलोचना कर रही थी, उनके साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? हो रहा है? 10-12 गाली आ जाती है दिन की, दैट्स ऑल। 10-12 नहीं सर, रोजाना की गालियां। अच्छा, मैंने थ्रेट्स के बीच में से चीर देंगे, ठाकरे आएंगे नहीं फूल डालने के लिए, चीर देंगे एंड ऑल। अब सज्जन जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तरफ उनके पास इतना वक्त है कि वो उन युवाओं के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उनका प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया। जो बेचारे 24 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जहां पर वो कुछ कर भी सकते हैं छात्रों के लिए क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर क्यों उन्होंने आंख मूंद के रखा हुआ है? ये देखिए, ये दिक्कत ये है कि आप जो प्रोटेस्ट है वो एक पीढ़ी की है, वो जनरेशन की है। आप उसको पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा जेन जी तेरा जेन जी, उस फ्रेम से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि जो झारखंड में हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की प्रोटेस्ट का उतना महत्व नहीं है कि आप जाके उस तरीके से यहाँ पे कन्वर्सेशन करें जितना आप इन लोगों के साथ कर अपने इससे। तो ये दिखाता है कि आपकी प्रतिबद्धता छात्रों के साथ, युवा के साथ, इस नई पीढ़ी के साथ कम, उसको लेके अपने राजनीतिक फायदे को भुनाने की कोशिश की जाता है। यही कारण है चूंकि जंतर मंतर में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा रुख था छात्रों का, तो वहां पे आप आ रहे हैं। झारखंड में आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद से कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप घटक दल है वहां पे आपकी सरकार है। तो वैसी स्थिति में ये इनकी समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे राजनीतिक तंत्र की है कि आवर जेन जी वर्सेस योर जेन जी, उस फ्रेम में है। और इसीलिए इस ड्राइंग रूम सोफे में बैठ के ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, भले ही ये
छात्रों के फ्यूचर और एंजाइटी की बात हो, लेकिन जिस कंफर्ट जोन से ये बातचीत कर रहे हैं, अगर झारखंड के छात्र इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत पीड़ा होगी। ये दिखाता है कि आप इस पूरे मुद्दे में केवल अपना फायदा और अपना कंफर्ट देख रहे हैं। इनको अभी है कि जाना चाहिए था रांची, वहां आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा संदेश दिखता। लेकिन यह भी दिखाता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बहुत गंभीर नहीं है। चुनावी फायदा भी शायद इनके जहन में प्राथमिकता नहीं है। अगर कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा भी चुनावी फायदे को भी देखता, बाकी आदर्श की बात छोड़ दें, तो वो सीधा भी रांची में जाके ज्वाइन कर रहा होता, उसको भी कर रहा था, ताकि उसे एक मोरल हाई ग्राउंड दिखे। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, क्योंकि बतौर आप लोकसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और आपको तो यहां पर सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना। निश्चित। आप सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगली खबर एनटीए से है, क्योंकि एनटीए की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। अब यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों के पेपर दोबारा कराए जाएंगे। यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर दोबारा से करवाने पड़ेंगे। पेपर में फैक्चुअल, टाइपिंग, ट्रांसलेशन और ग्रामर से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह फैसला करना पड़ा है। एनटीए ने पेपर में स्पेलिंग, प्रिंटिंग की गलतियां मान भी ली हैं। यह परीक्षाएं 9 सितंबर और 10 सितंबर को होंगी। इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को ही दोपहर 3 बजे होगा, यानी कि सेकंड शिफ्ट में होगा। लेकिन सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो 10 सितंबर को सुबह 9 बजे होगा, यानी कि एक ही पारी में खत्म हो जाएगा। यहां पर फीस नहीं देनी पड़ेगी छात्रों को। राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि एनटीए ने 2 महीने के बाद पेपर रद्द किया है। देश में शिक्षा व्यवस्था बची ही नहीं है। जून में हुए एनटीए के 2 पेपर रद्द किए गए, लेकिन एनटीए कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। मोदी सरकार की तरह एनटीए भी गलती स्वीकार नहीं करती है। अजय जी, ये वाकई में मतलब हैरानी की बात है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। आपकी उसमें कुछ एक पेपर में भी बात हो रही थी, तो उसमें बता रहे हैं कि जो बड़े हस्तियों के नाम हैं वो भी गलत लिखे हुए हैं। बिल्कुल। ये कम से कम तो नहीं होना चाहिए ना। ये विशुद्ध लापरवाही का नतीजा है, और ये दिखाता है कि आप कतई सीरियस नहीं है इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर के। देखिए, ये यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा जिसके बाद लोग प्रोफेसर बनते हैं, जिसके लिए आगे उनको तो इतनी गंभीर परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा में, और इसमें ऐसा नहीं है कि लाखों छात्र शामिल होते हैं नीट यूजी की तरह। इसमें कम छात्र होते हैं और बड़ी जवाबदेही के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और एक क्वालिटी एग्जाम की बात होती है इसमें, क्वालिटी एग्जाम की बात। उस परीक्षा में आप इस तरह की गलतियां करेंगे, इसका मतलब वही है जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि एनटीए का पूरा सिस्टम जो है उसमें कुछ एकदम खोखला है। वो सिस्टम, उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक एडहॉक तरीके से वो एजेंसी काम करती है, सारा काम उसका इस लापरवाही के साथ होता है। इसमें एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी के पेपर में तो 150 सवालों में से 67 सवाल ऐसे हैं जो 2024 में पूछे गए थे, जस का तस आपने उठा करके रख दिया। उसमें नाम गलत हैं, उपनाम गलत हैं, लोगों के जगहों के नाम गलत लिखे गए हैं, तथ्यात्मक गलतियां हैं, टाइपिंग की गलतियां हैं। इसका मतलब कि किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा परीक्षा की तैयारी करते हुए, प्रश्न पत्र सेट करते हुए। 2 साल पहले 2024 में जब यूजीसी नीट की परीक्षा के जब नीट यूजी के पेपर लीक हुए थे, तो राधाकृष्णन कमीशन का गठन हुआ था। उसने सिफारिशें की थी, 110 के करीब सिफारिशें थी, और उसमें इस जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, स्ट्रक्चरल सुधार के जो सुझाव दिए गए थे एनटीए को, उसमें से कुछ भी लगता है नहीं हुआ है। अगर वैसा कुछ भी हो गया रहता तो कम से कम ये बेसिक गलती नहीं होती। पेपर लीक होता है, कोई आदमी कर दिया, एक आदमी कर सकता है, पेपर लीक, तो प्रश्न पत्र सेट करने में आपने गड़बड़ी की। सेटिंग में सज्जन जी सबसे बड़ी बात है कि आज के वक्त में तो आपके पास तो सब कुछ ऑटोमेटेड चीजें हैं ना, क्योंकि आप कुछ भी टाइपिंग करते हैं, अगर कुछ ग्रामर है तो आप तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तो हैरानी बात होती है कि जो बैठे हैं कि क्या उनको ऑटो करेक्ट करना भी नहीं आता। ऑटो करेक्ट तो छोड़ दीजिए, ये दिखाता है कि दोयम दर्जे के लोग जो हैं उन्हें बुलाया जा रहा है क्वेश्चन सेट करने के लिए। मतलब एजुकेशन और क्वालिटी, ये लगता है कि एक दूसरे से 2 धुर में चले गए, मिल नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी बेसिक्स तो किसी स्कूल के एग्जाम्स में इतना मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। किसी प्राइवेट स्कूल, किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं, वहां पे भी लोग इस तरह का एक सेकेंडरी कोई चेक करता है, प्रूफ रीड करता है, सब कुछ करता है। ये दिखाता है कि एडहॉक तरीके से दोयम दर्जे के लोगों को बुला के क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो इस पूरे तंत्र के लिए जिम्मेदार है कि आप शिक्षा, प्रधानमंत्री यहां गुणवत्ता की बात करते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, क्वालिटी। वो 15 अगस्त के भाषण में भी कर रहे थे कि भारत को जब विश्व के बाजार में जाना है अपने उत्पाद को लेके, उसमें बाकी भी चीजें हैं, उसमें गुणवत्ता की आप ध्यान रखिए। यहां शिक्षा के साथ लगता है गुणवत्ता को कोई पाला नहीं पड़ा है। लालू यादव
अपने शुरुआती दिनों में चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना नहीं कर पाए, अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पूर्ति यहां पे हो रही है। अच्छा, जाने से पहले आगे बढ़ें क्योंकि अगली खबर पर जाएंगे। ये एनटीए जो एग्जाम हुआ था, यानी जून में एग्जाम हुआ था, यानी कि जो अभी बदला गया पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, वही पुराने वाले लोग थे जिन्होंने नीट यूजी करवाया था, सेम वही लोग थे, करवाया, सेम सेट ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने नीट यूजी का पेपर जिनके समय लीक हुआ बड़ी हुई, उन्हीं के समय ये भी काम हुआ है और अब उसमें से कुछ लोग हटाए गए हैं। लेकिन अब नए आएंगे तो वो कैसे लोग आएंगे, ये सब तो ये एक आधार भूमि तैयार हो रही है। और इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अब सितंबर में परीक्षा होगी, जून की परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जुलाई में से आगे की तैयारी होती लोगों को, अब वो सब डिले होता जाएगा, सारी चीजें डिले होती जाती हैं। चलिए, अब तो आने वाली जो नई टीम यहां पर हुई है, पहुंची है, वो अब आगे क्या करते हैं उस पर सबकी नजर है। अब तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी क्योंकि कोई बच के तो निकल नहीं सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट की टाइपिंग परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। परीक्षा के दौरान महाराष्ट्र के वासिम, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, कल्याण, इन सभी जगहों पर कई परीक्षा केंद्रों पर गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां देखी गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने केंद्रों पर पहुंचे थे, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जहां पर एग्जाम हो रहे थे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर स्लो होने, बोर्ड खराब होने, स्क्रीन का आकार छोटा होने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा वेबसाइट धीमी थी, वो समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाए। सुबह की बैच थी लेकिन हम लोगों का प्रॉपर मैनेजमेंट कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े थे और हम लोगों का नाम भी लिखा गया था ना वहाँ पे, तो इतना एकदम बारीक बारीक अक्षरों में लिखा गया था, हम लोगों को पढ़ने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और जब तक हम लोग ऊपर जाते तब तक मैनेजमेंट चालू था, किसी की एग्जाम चालू हो रही थी, किसी की नहीं चालू हो रही थी, किसी के कीबोर्ड का प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम चालू। अभिजीत दीप के छत्रपति संभाजीनगर के सुराना नगर इलाके में परीक्षा केंद्र पहुंचे, प्रभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की जो कैंडिडेट्स वहां पर आए हुए थे। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने शिकायतों को खारिज कर दिया, सुनवाई नहीं की। उम्मीदवारों से कहा कि वो परीक्षा देना नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन उम्मीदवारों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो उनके समर्थन में रहेंगे, डटे रहेंगे। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो छात्रों को जवाब दिया गया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अभिजीत दीपके को आके क्यों इन छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं, जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उस इलाके के, वो क्यों छात्रों के साथ नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद जब ये बड़ा आंदोलन बनता है, बैठ जाते हैं, फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, इनकी मांगों को मानना पड़ता है और सरकार की किरकिरी होती है। वंदे मातरम के अपमान पर सियासी घमासान तेज हुआ है। बीजेपी अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी नेता वंदे मातरम के अपमान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि वंदे मातरम के अपमान के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और मंगलुरु में बीजेपी ने राहुल और सोनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर की मांग कर दी है। शिकायत में राहुल और सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने, मल्लेश्वरम और मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने उर्वा थाने में शिकायत दी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी एग्रेसिव मोड में है। वहीं इसी विवाद से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें आवाज आ रही है, हमें गाने की जरूरत नहीं है, हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, वंदे मातरम का ये हमारा वर्जन है, हम यहां पर अपना गाना गा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में राहुल की आवाज है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के ही एक नेता ने छिपकर राहुल का वीडियो बना दिया? कांग्रेस में वो कौन नेता है जिसने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और बीजेपी के एक नेता के पास भेज दिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस ने राहुल का यह ऑडियो वीडियो डिनाई क्यों नहीं किया? वंदे मातरम कंट्रोवर्सी में वो कौन है जो कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी का खबरी है?
अब क्या वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? क्या वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस को आने वाले वक्त में बहुत महंगा पड़ने जा रहा है? जंतर मंतर के बाद बीजेपी डिफेंसिव थी। कांग्रेस ने थाली में सजाकर बीजेपी को एक मुद्दा परोस दिया है और अब बीजेपी इस मुद्दे को फुल वॉल्यूम में उठा रही है। सुनिए कल अमित शाह ने वंदे मातरम के अपमान पर कैसे सोनिया गांधी पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस सफाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का नैरेटिव उस पर भारी पड़ा है। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेर रहा है। उधर बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस पर कानून बन चुका है, अगर वंदे मातरम का अपमान हुआ है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। हम लोग को उसमें क्या बोलना है? हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था, नहीं रोक रहा था, वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बजाबता उस पर सरकार ने कानून बना दिया है। अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए। सर, 2 चीजें इसमें। तो एक है कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति हो गई इसको लेके। दूसरी बात यह है कि इस मामले में क्या सरकार की ओर से वाकई में कोई कानूनी कार्रवाई होगी या कि बस इसको ऐसे ही रखा जाएगा कि ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाए? ये सरकार को इसमें कार्रवाई नहीं करनी है। कार्रवाई पुलिस को करनी है, अदालत को करनी है। सरकार ने तो कानून बना दिया है। उस कानून को विधानसभा इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र से पास हुआ, राष्ट्रपति का दस्तखत होकर के वो कानून बन गया है कि अगर आप राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, बीच में उसको जानबूझ करके व्यवधान पैदा करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो 3 साल की सजा और जुर्माना और दोनों एक साथ हो सकता है। तो ये तो कानून बन गया है। अब अगर एक शिकायत दी की है किसी ने, अगर उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इस मुकदमे में फिर ये तमाम वीडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल होंगे। आप ये समझिए कि इसी से बचने के लिए ये बीच में लूप होल खोजा गया। ये जो आकर के जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी कुर्सी मांग रही थी, तो हमेशा राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, ये सुविधा रहती है कि बीमार आदमी है, कोई उम्रदराज आदमी है, तो उसको कुछ छूट मिलती है। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे, हालांकि बहुत लचर दलील है, लेकिन यह कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष काफी देर से खड़े थे तो उनके लिए कुर्सी मंगाई गई। ये एक लूप होल है उस कानूनी दांवपेच से बचने का। नहीं, चलिए, आपने लूप होल का जिक्र किया, उस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होगा। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन हो सकता है, इसकी लिस्ट तैयार हो गई है। एक एक नाम चौंकाने वाले हैं, एक एक नाम पूरा बैकग्राउंड चेक हुआ है जिसको नियुक्त किया जाएगा। सबकी डिग्री तक देखी गई है, पूरी फाइल खंगाली गई है। आश्वस्त होने के बाद ही टीम में जगह दी गई है। नई टीम
नई तरह की बीजेपी की शुरुआत करने जा रही है। बड़ी खबर है कि आज किसी भी वक्त नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए, क्या कोई आपके पास कुछ नाम आए हैं कि किस तरह का ये पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? बीजेपी संगठन के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सबसे पावरफुल सेक्शन होता है पार्टी पदाधिकारियों में, वो होता है महामंत्रियों का। और एक तरह से कहा जाता है कि बीजेपी के महामंत्री ही पार्टी को चलाते हैं, यानी कि पार्टी की जो पेस बैटरी जिसे आप कहें वो महामंत्री होते हैं, जो कि पार्टी के तमाम सांगठनिक कार्यक्रम हो या फिर चुनाव से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, उनकी मुख्य भूमिका रहती है महामंत्रियों की। तो महामंत्रियों के लिहाज से अगर बात करें तो पिछली बार की टीम में जो महामंत्री थे उनमें से अधिकांश की छुट्टी की गई है। सिर्फ 2 नाम उसमें रिपीट होते नजर आ रहे हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसमें सिर्फ 2 ही नाम, हालांकि पहले 3 नाम की चर्चा थी, लेकिन अब 2 नाम उसमें कम से कम कंफर्म तौर पर रिपीटेड नाम हैं। उन 2 नाम की बात कर लें तो पहला नाम है उसमें विनोद तावड़े और दूसरा नाम है सुनील बंसल। ये 2 नाम हैं जो कि पिछली टीम में भी राष्ट्रीय टीम में महामंत्री थे और एक बार फिर से उनकी भूमिका ये बरकरार हो रही है, ऐसे सोर्सेज से हमें जानकारी मिली। लेकिन जब जो नए नाम है उस पर चर्चा करना ज़्यादा दिलचस्पी भरा इस लिहाज से रहेगा क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम के हिसाब से अगर आप बात करें तो उनमें से एक नाम है स्मृति ईरानी का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर रही हैं, गजब की ओरेटर, गजब की कम्युनिकेटर रही हैं। किसी भाषा में आप उनसे बात करें उस भाषा में उनको वो जवाब देती हैं, उस भाषा में वो रिस्पॉन्ड करती हैं और उस लिहाज से भले ही पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी संगठन में उनकी भूमिका समझी जा रही थी कि निश्चित तौर पर उनकी भूमिका को प्रमुखता से रखा जाएगा। और न सिर्फ महिला चेहरे के हिसाब से बल्कि ओवरऑल बीजेपी के आप लीडर जो अच्छे कम्युनिकेटर हो, अच्छे वक्ता हो, उन लीडर्स की लिस्ट बनाएं तो स्मृति ईरानी उसमें बहुत ऊपर नजर आएंगी। एकदम टॉप लीग वाली कम्युनिकेटर हैं। पार्टी के कार्यक्रमों के लिहाज से पार्टी के कार्यक्रमों को जब सामने रखना होता है, लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहता है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार उन्होंने काम किया था और एक बार फिर से पार्टी की टीम में अब उनको जगह दी जा रही है। पहले वो मंत्री रही हैं लेकिन अब बीजेपी की महामंत्री हैं, यानी कि सरकार में भले ही चुनाव हारने के चलते सरकार में उस समय ना रही, लेकिन अब उनको महामंत्री बनाया जा रहा है और समझा जा सकता है कि आगे जल्दी जब राज्यसभा के लिए नए नामों का चयन किया जाएगा तो उसमें स्मृति ईरानी का नाम भी निश्चित तौर पर रहेगा, ये आराम से समझा जा सकता है। दूसरा बड़ा चेहरा होगा वो ये होगा हरीश द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण कोटे से। आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा चेहरा होंगे। यूपी में अगले साल चुनाव होना है और ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है अपोजिशन के द्वारा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरे को सामने रखेगी बीजेपी। अभी उनको राजस्थान में जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होना है उसके लिए उनको प्रभारी भी बनाया गया। इससे पहले असम में वो प्रभारी रहे हैं और असम में किस प्रकार से बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई, उसके पहले आप देखें तो बिहार में वो प्रभारी रहे हैं, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी वहाँ पर रहे हैं। और उनके अगर अपने बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी या संघ परिवार के साथ उनके जुड़ाव की बात करें, तकरीबन 1991 के आसपास से, यानी कि जब वो 17-18 साल की उम्र में थे, तभी बस्ती, यूपी के बस्ती में वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के साथ वो जुड़ गए थे और विद्यार्थी परिषद संघ अलग अलग भूमिका में वो काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूथ मोर्चा के टीम में भी वहाँ पे वो अध्यक्ष भी रहे हैं और अलग अलग पद पर वो रहे हुए हैं। 2 बार वो सांसद भी रहे, 2014 में, 2019 में, लेकिन 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी संगठन के बहुत सारे काम में उनको लगाया गया। पहले वो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी पहले की टीम में रहे हैं और अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि ये वो 2 चेहरे हैं जो कि लगातार अपने आप को प्रूफ करते रहे हैं। तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, ये सारे अब जब सूची जारी की जाएगी तो उसमें आपको महामंत्री के तौर पे नजर आएंगे। एक और नाम है उसमें संजय भाटिया का, जो कि अभी राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि करनाल से ये पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने सीट छोड़ी तो वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था और मनोहर लाल खट्टर वहाँ करनाल से सांसद हैं। और बाद में संजय भाटिया को
राज्यसभा भेजा गया था। अगले साल पंजाब में भी चुनाव होना है। हरियाणा पंजाब के हिसाब से बात करें तो राजनीति लगभग मिलती जुलती रहती है और उस लिहाज से संजय भाटिया एक वो प्रमुख चेहरा होंगे जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री के तौर पर होंगे। तो इन सारे नामों को अगर आप देखें तो एकदम से समझ में आपको ये आएगा। संजय भाटिया भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक तो अलग अलग लेवल पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, दूसरा बीजेपी में लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा हो। जैसे सुनील बंसल की बात कर लें, विनोद तावड़े की बात कर लें, संजय भाटिया की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, ये सारे वो नाम हैं जो कि विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल कर आए हुए हैं। यानी कि खांटी विचारधारा संघ परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको संगठन का जो सबसे पेस बैटरी है राष्ट्रीय महामंत्री, उस टीम में जगह दी जा रही है। स्मृति ईरानी जो कि जिनके बारे में हम लोग लगातार बातचीत करते रहे, वो किसी और परिचय की मोहताज नहीं है, उस लिहाज से उनको इसमें जगह दी जा रही है। और निश्चित तौर पे एक ज़बरदस्त वुमेन फेस के तौर पर ही नहीं बल्कि पार्टी के जो मैसेजिंग है, सरकार की जो मैसेजिंग है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, संगठन के जो कार्यक्रम है, इन सारी चीज़ों को जनता के बीच कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से माहौल बनाया जाए, इन सारी चीज़ों में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहने वाली है। अमित, बिल्कुल देवेंद्र, आपने जो दो नाम बताए हैं स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, इसमें एक चीज बहुत कॉमन निकल कर आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश। दोनों ही उत्तर प्रदेश में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो क्या 2027 के लिहाज से देखा जा सकता है इन नियुक्तियों को? सिर्फ वही नहीं, वो उस तरह से अगर देखना हमें तो बहुत छोटा, बहुत सहज हो जाएगा। जैसे और बहुत संकीर्ण आप कहें तो सहज नहीं, संकीर्ण आप कहें कि संकीर्ण तरह से वो नरेशन हो जाएगा अगर सिर्फ उस भूमिका के हिसाब से उनको देखें। वो तो है ही है कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो इनकी भूमिका रही, जैसे स्मृति ईरानी के हिसाब से बात कर लें तो बीजेपी के किसी भी राज्य में कोई चुनावी कार्यक्रम हो वहाँ वो स्टार कैंपेनर होती हैं। गुजरात का विधानसभा चुनाव आपने पिछले दिनों देखा, तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगातार वो कैंप की थी और वहाँ पे गुजराती में उनका भाषण चलता है। बंगाल के इलेक्शन को आपने देखा, वहाँ पर वो लगातार कैंप कर रही थी और वहाँ पर बंगाली में उनका भाषण होता है। बिहार के चुनाव को आपने देखा, वहाँ पे जब वो जाके कार्यक्रम कर रही थी, पार्टी के चुनावी कार्यक्रम, तो हिंदी में कर रही थी। तो वो गजब की वक्ता हैं और लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो कनेक्ट है उनका, वो बड़ा कमाल का रहता है। और उस लिहाज से पार्टी हमेशा से ही उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते रही है। बीजेपी की महिला मोर्चा की पहले आपको ध्यान होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और वहाँ से जो उनकी सफ़र की शुरुआत हुई, पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। ये वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को उनके घर में हराया था अमेठी में, और पहले इलेक्शन में 2014 में भले ही हार हुई लेकिन उसके बाद वाले इलेक्शन में उनको हराया उन्होंने। तो स्मृति ईरानी की बात करें तो बहुत टफ चैलेंजेस वो लेती हैं और टफ चैलेंजेस लेकर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे हैं आपकी बात से बिल्कुल एकमत होंगे जैसा आपने बताया। अब देखिए उत्सुकता और बढ़ गई क्योंकि आपने कुछ नाम बताए हैं। अब 33% महिलाओं की भागीदारी होने जा रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएंगे जो पदाधिकारी बनेंगे संगठन के अंदर। वो कौन से नाम हो सकते हैं, अगर आप बता पाए कुछ? देखिए अमित, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही पूरी की पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टीम में जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बॉडी तो ये होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्री, जिसमें संगठन महामंत्री भी होते हैं, उपाध्यक्ष, सचिव, मीडिया हेड और कोषाध्यक्ष, इस तरह की सूची होती है जो कि 37-38 लोग तकरीबन होते हैं। इसके अलावा जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के अध्यक्षों के नाम और फिर उनकी टीम भी होती है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी की टीम होती है। अब अभी वो सारी टीम आ जाएगी उसमें मुझे संदेह है। हालांकि वो टीम बन गई है लेकिन आज ही जारी किया जाएगा या आज एक ये सूची देकर फिर थोड़े दिन बाद दूसरी सूची दी जाएगी, उसके बारे में फिलहाल इंतजार करना रहेगा। एक चीज़ और ज़रूर था कि अभी के दौर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ में आया हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को लेकर कि क्या कम्युनिकेशन में बीजेपी के लोग जो नए तरीके के चैलेंजेस आ रहे थे नैरेटिव को लेकर, उसको ठीक तरीके से काउंटर करने में सफल रहे या नहीं रहे। अगर नहीं रहे तो फिर निश्चित तौर पे किस प्रकार की टीम होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस बात को लेकर पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चाएं लगातार चल रही थी। और उसमें वो देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्रवक्ताओं की सूची आती है तो वो कौन कौन से नाम आते हैं। अभी हमारे पास सारे नाम नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि जो पहले के जो चेहरे हैं वो रहेंगे और नए चेहरे भी रहेंगे, यानी कि एक मिक्स टीम बनाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्रांतिकारी कर दिया जाए कि सबको नए लोगों को ले लिया जाए, या ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि पुराने सारे लोगों को ही रिपीट कर दिया जाए। जैसे महामंत्री के केस में ही हमने देखा कि अधिकांश महामंत्रियों की छुट्टी कर दिया जाना,
वो अपने आप में ये बताता है कि 5 से 6 महामंत्री अगर टीम से बाहर हो जाए तो अपने आप में बताता है कि ये जो नई टीम है वो नई कलेवर नई तेवर वाली टीम है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया तो समझा जा सकता है कि टीम में भी इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि यथासंभव ऐसी टीम दी जाए जो उनके साथ ठीक तरीके से काम कर सके। सोर्सेस से हमें ये भी जानकारी मिलेगी, टीम का जब मंथन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर 2 चीज़ों पे था, 2 से 3 चीज़ों पे था। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति पदाधिकारी हो खांटी संगठन संघ परिवार के रीति नीति को समझता हो, दूसरी चीज़ कि उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, और तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं से अपने लोगों से व्यवहार करने में अहंकार की झलक ना दिखे। अच्छा, इसी को लेकर इंटरव्यू चल रहे थे, प्रमुखता के साथ अमित बातचीत की गई थी कि जो एरोगेंस होता है। जी, मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक एक चीजों को परखा गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई है, कई इंटरव्यूज हुए हैं। कुछ एक नाम आपके पास होंगे कि किन किन की इंटरव्यूज हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि उनको शामिल किया जाए संगठन में। नहीं, ऐसा नहीं होता अमित की इंटरव्यू करके और बीजेपी टीम में रखती है। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह जिन लोगों से मिल रहे थे या मिलते हैं वो हमेशा से मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक तौर पे अलग अलग लोग उनसे समय मांगते रहते हैं और उस लिहाज से वो जाकर मिलते हैं। ये नहीं होता कि हाँ इंटरव्यू इस लिहाज से नहीं होता कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरी दुनिया के लोग आ रहे हैं या दूसरी पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनसे ये बड़े नेता लगातार काम लेते रहे हैं, अलग अलग भूमिका में, अलग अलग लेवल पर। ये अलग बात है कि उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है। जैसे कुल राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आप इन सारे नामों की अगर स्क्रूटनी कर लें तो तकरीबन 50 से 60 नाम ही ऐसे थे जिन नामों पर विचार हुआ है। और वो इस लिहाज से कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अचानक जिला में हो और जिले से सीधे आप उसको लाकर राष्ट्रीय महामंत्री बना दें या पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दें। अलग अलग लेवल पर वो काम करता रहा है। हालांकि एक अपवाद पिछली टीम में ज़रूर हुआ था कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि गोरखपुर में थे, संगठन में कोई ऐसे पद पर नहीं रहते और सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। हाँ, परसेप्शन के लिहाज से ये ज़रूर लग सकता है कि क्योंकि टीम बननी है, उसमें कोई नेता अगर अचानक मिल रहा है, उसकी तस्वीर आ गई तो लगता है कि हाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो टीम बनी उसमें अगर मंथन के हिसाब से अगर हम बात कर लें अमित, तो ये ज़रूर था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, इन लोगों की बैठक होती थी। और फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ फिर ये लोग बैठते थे। और ये नाम जब इस लेवल पर बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था तो वो सूची PM को भी जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने दी थी, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी। और PM के दिशा निर्देशन के बाद ये सारे नाम फाइनल किए गए हैं, जिसे आज रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, एक नाम जो काफ़ी चर्चा हो रही वो है धर्मेंद्र प्रधान की। क्या उनकी वापसी हो सकती है संगठन के अंदर, को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? मुश्किल रहेगा मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि ये ज़रूर है कि उनकी जो क्षमता, उनकी जो सांगठनिक क्षमता और योग्यता है उस लिहाज से पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी ही करेगी। अलग अलग राज्यों में अगर जैसे चुनाव प्रभारी वो बनाए जाते रहे हैं, उन्हें भेजे जाते रहे हैं, लेकिन कम से कम महामंत्रियों की सूची में वो नाम नहीं है। महामंत्री के तौर पे उनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से उनके स्ट्रेचर को देखें तो निश्चित तौर पे अभी पार्टी उस रूप में उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहेगी। आगे ज़रूर उन पर नज़रें टिकी रहनी चाहिए और बहुत सारी चर्चाएं पार्टी के भीतर होती है कि उनकी अगली भूमिका क्या हो सकती है। उस पर अभी बहुत ज़्यादा बातचीत करना, अटकलबाजी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर महामंत्री के तौर पर तो वो नाम नहीं है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन धन्यवाद आपका बहुत बहुत देवेंद्र, क्योंकि आपने कम से कम हमें कुछ नाम तो दे दिए। आपने स्मृति ईरानी का नाम दिया है, साथ ही हरीश द्विवेदी का नाम दिया, संजय भाटिया का नाम दिया है, और इस पर आगे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी, 2 नाम आपके सामने रख दिए गए हैं, 3 नाम रखे गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इनको महामंत्री बनाया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में किस तरह से पार्टी के लिए ये साबित होंगे? देखिए, अब एक तरह से जो सबसे कहा जैसे पेस बैटरी कह रहे थे देवेंद्र जी जिसको, वो उसकी रूपरेखा एक स्पष्ट हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ जो सबसे कोर टीम होती है महासचिवों की, संगठन महासचिव BL संतोष रहेंगे, ये तय है, ये उसमें नहीं बदलाव हो जाएगा। महासचिवों में विनोद तावड़े और सुनील बंसल रिपीट हो रहे हैं, तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महासचिव और 2 इंपॉर्टेंट महासचिव, ये तो तय हो गए। 4 लोग हो गए। एक हरीश भाटिया अगर आते हैं तो 5 नाम हो गया। अगर फिर स्मृति ईरानी आती हैं तो मतलब वो 4 नाम हो गए महासचिवों के। स्मृति ईरानी आती हैं तो 5 हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया। हाँ, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी। तो अगर ये 5 नाम हो गए, 9 महासचिव होते हैं, 5 नाम हो गए, तो एक रूपरेखा आपके सामने स्पष्ट हो गई कि ये टीम होगी जो टीम कोर टीम होगी जो काम करेगी।
तरुण चुग के भी पहले, जैसा कहा भी देवेंद्र जी ने कि पहले 3 महासचिवों के रिपीट होने की चर्चा थी, एक उसमें तरुण चुग का नाम था। हो सकता है कि पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको केंद्र सरकार में जगह मिले, चूंकि पंजाब का चुनाव है। तो ये एक रूपरेखा महासचिवों की स्पष्ट हो गई, कोर टीम की रूपरेखा एक स्पष्ट हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव भी है, और बाकी जो राज्यों के चुनाव होंगे वो भी। और संगठन की क्षमता, हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करने वाला हो, जो भाग दौड़ कर सकता हो, जो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता की तरह मिल सकता हो, जिसमें कोई अहंकार नहीं हो। और आप देखिए विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश भेजा गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम शुरू कर दिया। उनको जब बिहार में थे तो वो बिहार के लिए काम कर रहे थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया था तो वहां जाके लगातार काम कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। सुनील बंसल ने अपने को उत्तर प्रदेश में भी प्रूव किया है, और जहां भी उनको भेजा गया है वहां उन्होंने अपने को, बंगाल में जाकर के अपने को प्रूव किया। स्मृति ईरानी का हम सब लोग जानते हैं, अभी कहा जैसे देवेंद्र जी ने कि वो गुजरात में गुजराती बोल रही थी, बंगाल में बंगाली बोल रही थी। अभी पंजाब के चुनाव में वो धारा प्रवाह पंजाबी में पूरा प्रचार करेंगी, वो जो भी भूमिका मिलेगी, हमें हमेशा स्टार प्रचारक होती है। महाराष्ट्र जाएंगी तो वो मराठी बोल करके प्रचार करेंगी। तो ये जो उनकी क्षमता है, एक ऐसे लोगों को महासचिव के तौर पर चुना जा रहा है जो बहुआयामी हो, कई काम एक साथ कर सकते हैं। सर, क्योंकि सज्जन जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि स्मृति ईरानी को लोगों ने जब माना कि वो हार गई चुनाव 2024 में, उसके बाद जब उनको मंत्री पद भी नहीं मिला, राज्यसभा में भी नहीं गई, तो काफी अटकलें लग रही थी। लेकिन उनकी जो वापसी हो रही है, ये बहुत मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण रहा है। नहीं, देखिए चुनावी तौर पे तो वो टफ सीट था, तो 3 चुनाव में वो 1 जीती 2 हारी, 14 का हारी, 24 का हारी। लेकिन उनका किसी भी राज्य में जाके देखिए, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं, कहने के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एक जो उनकी वाक्पटुता है, दूसरा उनकी सभाओं में भीड़ जिस तरीके से जुटती है, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्राउड पुल भी होता है। तो उस तरीके से संगठन की दृष्टि से उनका सदुपयोग पार्टी को जितना करना चाहिए अभी तक उतना नहीं हुआ है। आप उन्हें चुनाव के वक्त भेजते हैं, लेकिन कभी भी सांगठनिक अनुशासन की दृष्टि से, उसके सुदृढ़ करने की दृष्टि से उनको नहीं लगाया जाता है। तो स्मृति ईरानी सांगठनिक क्षमता को सिद्ध कर चुकी हैं। और जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक महिला, एक अच्छी वक्ता होने नहीं है, अलग अलग भाषाओं में धारा प्रवाह बोलना, बिल्कुल जहां भी चाहिए। तो वो आज के डेट में है ना कि आप किसी से रिलेट कर सके, रिलेटेबल बने। उस नाते उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इस कारण से महिला है, सब कुछ है। तो लगभग नई टीम का एक खाका आपके सामने हमने रख दिया है। और अच्छी बात यह रही कि हमने आपको नाम बता दिए कि जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं उसमें 2 नाम रहने जा रहे हैं, जिसमें नाम है विनोद तावड़े और साथ ही सुनील बंसल का। इसके साथ स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को भी जगह मिलने जा रही है। तो जैसे जैसे और नाम आते रहेंगे वो ऐसे वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी पर लगातार इसको लेकर आप अपडेट देख पाएंगे।